गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 25 सितंबर के करंट अफेयर। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किस महिला खिलाड़ी ने जीता है। तो इनका नाम है सिमोना हालेप। ठीक है, इसमें जो विमेंस का होता है उसमें सिमोना हालेप ने जीता है, और अगर हम लोग मेंस की बात करें तो उसमें नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार द्वारा घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है। तो बिहार की सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें उनका लक्ष्य क्या रखा गया है कि पूरे बिहार को डिजिटल किया जाएगा। करीब 45,000 गांव ऐसे हैं जहां पे अभी नेट का सुविधा नहीं है, तो वहां पे इस सुविधा को पहुंचाया जाएगा। ठीक, फिर हमारा विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। 23 सितंबर को मनाया जाता है। फिर हमारा केंद्र सरकार ने 6 फसलों पर 21 सितंबर का एमएसपी बढ़ा दिया है। मतलब 6 ऐसे फसल है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया गया है। अब इसमें पूछा क्या है कि गेहूं का एमएसपी कितने रुपए बढ़ाया गया है। तो गेहूं के एमएसपी को 50 रुपये बढ़ाया गया है। याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 50 रुपीज़। इसमें मिनिमम तो 50 रुपीज़ हो गया और मैक्सिमम 300 तक की एमएसपी बढ़ाई गई है। ठीक, फिर हमारा कोविड-19 या फिर कोविड-19 नहीं, कोविड-19 तो एक महामारी है। ओवरऑल महामारी के दौरान डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स पर हमला को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए राज्यसभा ने किस कानून में बदलाव के लिए महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास किया है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, महामारी रोग अधिनियम 1897। और करीब 123 साल बाद इस तरह के कानून में परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा कोमोडो ड्रैगन किससे संबंधित है। तो दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली के रूप में जाना जाता है कोमोडो ड्रैगन को, और ये पाया कहाँ जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया के 5 द्वीपों में, और जिसमें से 3 द्वीपों से ये विलुप्त होने के कगार पे है, तो इस वजह से ये चर्चा में आया है। ठीक, अगला है हमारा प्रोजेक्ट शील्ड, जो कि एक अनूठी पहल है और इसका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों का मुकाबला करना। यह किस राज्य के 5 जिलों में उनके लिए सुरक्षित और हिंसा मुक्त समुदाय बनाना है। तो तमिलनाडु राज्य के 5 जिलों में प्रोजेक्ट शील्ड को शुरू किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार वॉरशिप पर तैनात होने वाली महिला अधिकारी का नाम क्या है। तो इनका नाम है रीति सिंह और कुमुदनी त्यागी, जिसको मैंने याद कराया था कि रीति रिवाजों को त्याग दिया। तो 2 हो गया, एक तो रीति सिंह और दूसरा कुमुदनी त्यागी। अगला है हमारा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है, 144वीं। माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा वन लाइनर पढ़ के कि ये तो बहुत पहले आया था हैप्पीनेस इंडेक्स, तो आज क्यों पढ़ रहे हैं, आज नहीं पढ़ रहे हैं। ये वन लाइनर इसका सही नहीं बना है। वन लाइनर बनना चाहिए था जो इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स आया है उसमें जो सबसे खुशहाल राज्य है वो है मिजोरम। ठीक है, ये जो कोविड का पीरियड चला इसमें सभी लोग दुखी थे, हर कोई परेशान था, लेकिन इस जगहों पर इस सिचुएशन में अगर हम लोग बात करें इंडिया में सबसे खुश कौन सा राज्य के लोग थे, तो मिजोरम के थे। ठीक है, चलिए अगला है हमारा चीन में किस बैक्टीरिया के लीक होने की वजह से ब्रुसेलोसिस बीमारी फैल गई है। तो ब्रुसेला बैक्टीरिया के रिलेटेड, ये लॉन्ग टर्म इसका असर दिखता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है हमारा हाइफा दिवस। ठीक है, क्या है हमारा हाइफा दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है क्या, हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाइफा का युद्ध हुआ कब था। तो हाइफा का युद्ध हुआ था 23 दिसंबर 1918, और आपको पता है कि इस समय हमारा क्या था,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, भारत ने तो डायरेक्टली इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया नहीं था, ब्रिटेन ने उसको जबरदस्ती युद्ध में, क्यों, क्योंकि उस समय भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो यहाँ पे जो जर्मनी व तुर्की के आधिपत्य वाले कुछ इलाके थे, वो इलाका था जिसका नाम था हाइफा, और ये इलाका कहाँ पे था, इजराइल में था, ठीक है। तो इजराइल के हाइफा शहर को भारतीय सैनिकों ने मुक्त कराया था, ठीक है। तो उस युद्ध में जो भी सैनिक शहीद हुए थे उनको सम्मान देने के लिए हाइफा दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कथन 1 व 2 दोनों सत्य है, ठीक है। तो क्या क्या हमने याद किया कि इजराइल में स्थित है हाइफा नाम की एक जगह, जिसपे जर्मनी व टर्की ने क्या किया था, आधिपत्य जमा लिया था, और यहाँ पे भारत ने इस युद्ध को लड़ा और इसको जीता, ठीक, इस शहर को मुक्त करवाया। तो उन्हीं को सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इस युद्ध में जो सैनिक लड़े थे उनको सम्मान देने के लिए 3 मूर्ति हाइफा मेमोरियल भी बनाए गए हैं, ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, दिवस का क्वेश्चन आया है, तो क्यों ना जो भी दिवस है एक इम्पॉर्टेंट, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। चलिए, तो हम लोग बैक से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, 23 तारीख, तो 23 तारीख को तो हमारा हाइफा दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 23 तारीख को कौन कौन सा दिवस, हाइफा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 22 तारीख को मनाया जाता है विश्व राइनो दिवस के रूप में, ठीक है। 22 को क्या मनाया जाता है, विश्व राइनो दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 तारीख को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में, और इसके अलावा मनाया जाता है अल्जाइमर दिवस के रूप में, ठीक, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें कि 19 तारीख को क्या मनाया जाता है, तो 19 तारीख को मनाया गया है इस बार अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। लेकिन ये हर साल 19 तारीख को नहीं मनाया जाता है, क्योंकि यह सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार सितंबर का तीसरा शनिवार कब पड़ा था, 19 सितंबर को पड़ा था, ठीक है। तो इस वजह से मनाया जाता है ये, ठीक है। और इसके अलावा 19 तारीख को ही अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए, अब बात आती है कि 18 तारीख को क्या मनाया जाता है, तो 18 तारीख को 3 दिवस मनाए जाते हैं। विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है, विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। 17 तारीख को क्या मनाया जाता है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 तारीख को क्या मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 तारीख को इंजीनियर्स और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। और इसके बाद है हमारा 12 तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन को मनाया जाता है। 14 तारीख मैंने स्किप कर गई थी, 14 तारीख को मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है। अच्छा, आप कर क्या सकते हैं, आप अगर वेबसाइट या एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर में जाइए, वहाँ आप अलग अलग टॉपिक के जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा वॉइस ऑफ डिसेंट, ये किसकी रचना है, तो ये रचना है रोमिला थापर। यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं ये किसकी रचना है, रोमिला थापर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, इनके बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, 2005 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया, किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार को न स्वीकार करने का इन्होंने संकल्प लिया, और इसी संकल्प के कारण इन्होंने इनकार कर दिया है, ठीक है। चलिए, अभी इसका हम लोग डिटेल देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो और भी बुक आई है रिसेंट में एक बार रिवाइज कर लें फटाफट। चलिए, अभी मैंने 2-3 दिन पहले आपको बढ़ाया था, एक बुक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, अरुंधति रॉय। इसका नाम क्या था, आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन, ठीक है। इसके अलावा था माई लाइफ इन डिज़ाइन, तो ये तो गौरी खान की बुक थी। तीसरा था हमारा लेट अस ड्रीम, ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये दिसंबर 2020 में रिलीज होने वाली है। लेट अस ड्रीम किसकी है, तो पोप फ्रांसिस की है, ठीक है। और अच्छा, एक बुक था द प्रॉमिस्ड लैंड,
ठीक है, ये भी नवंबर में रिलीज होने वाली है। ये किसकी है? बराक ओबामा की है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग वॉइस ऑफ डिसेंट के ऊपर कि इसमें क्या है। तो इसको देखिए, पेंगुइन रैंडम हाउस और सिंगल बुक्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाएगा। कब? अक्टूबर 2020 में। अगर हम लोग बात करें कि इस बुक में क्या बताया गया है, तो ये एक ऐसे है जो कि नागरिकता बिल और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ, सीएए और एनआरसी के खिलाफ भारत में हालिया विरोध पर ध्यान केंद्रित होने के साथ साथ इसकी अभिव्यक्ति और इसके रूपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष के बारे में बताती है। ठीक है, अब रोमिला थापर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी यूपी के एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रोमिला थापर उत्तर प्रदेश की लखनऊ की रहने वाली हैं। ठीक है, अब इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं। जैसे पहली रचना 1966 में है, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दूसरा है इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया 1992 में। तीसरा है इनका अर्ली इंडिया फ्रॉम द ओरिजिन टू एडी 1300, ये 2003। ठीक है, तो इसमें शामिल है। इसके अलावा 2008 में इनको क्लज अवार्ड भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया जाएगा जो कि उच्च जोखिम वाले चिकित्सीय उपकरणों पर आधारित होगा। तो ये कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा केरल में। केरल में आपको पता है कि सबसे हाई लिटरेसी रेट रहता है केरल में। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति भी कहाँ पे है? केरल में। किसकी मूर्ति है? अच्छा, ये जटायु जी की मूर्ति है। किसकी? जटायु, याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। 24 सितंबर को केरल में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया। ठीक है, इस पार्क का उद्देश्य है चिकित्सीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण एवं मूल्यांकन जैसी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध कराना। भारत सरकार के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और केरल सरकार की केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की संयुक्त पहल के आधार पर चिकित्सीय उपकरण पार्क को केरल के तिरुवनंतपुरम, आपको पता होना चाहिए कि तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल भी है। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम जिले के तोनक्कल स्थित लाइफ साइंस पार्क में स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा इसको। ठीक है, वर्तमान में केरल में बहुत सी चिकित्सीय उपकरण निर्माण कंपनियां हैं जिनका कारोबार 750 करोड़ रुपए वार्षिक है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा डीआरडीओ से है कि डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इस मिसाइल का नाम क्या है? अभ्यास नाम है इस मिसाइल का। ठीक है, ये जो अभ्यास मिसाइल है ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, बोले तो हीट का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। ठीक, या वाहन एक ड्रोन है जिसे विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ा तो इसका उपयोग डिकॉय एयरक्राफ्ट के रूप में किया जाएगा या एक छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित होता है। ठीक, इसमें मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर के साथ नेविगेशन के लिए MEMS आधारित इंटीरियर नेविगेशन सिस्टम है। ठीक, और दूसरी बार ऐसा है जब इस लक्ष्य वाहन अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक है, इससे पहले मई 2019 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला है हमारा किन देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास पैसेज का आरंभ हुआ? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य नौसैनिक अभ्यास का आरंभ हुआ है। यहाँ पे भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच पूर्वी हिंद महासागर रीजन में पैसेज एक्सरसाइज आरंभ हो गया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया की ओर से होबार्ट और भारतीय नौसेना की ओर से सह्याद्री और करमुक पोस्ट शामिल होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर क्षमता को बढ़ाना, तालमेल में सुधार करना, एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रयासों को अपनाना। याद रखिएगा। इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पिच ब्लैक 2020 अभ्यास होने वाला था जिसे कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया और जो इसका अगला संस्करण होगा वो 2022 के लिए निर्धारित किया गया है और इसके पहले वाला संस्करण 2018 में हुआ था।
अब नौसैनिक अभ्यास की बात हुई है तो क्यों ना जो हमारे नौसेना के स्टाफ के प्रमुख हैं उनके बारे में पढ़ लें। तो इनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट जॉन मॉरिसन। ठीक। अब देखिए एप्लीकेशन का इमेज आ गया है, तो जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले। इसके साथ साथ रेटिंग और रिव्यू देना ना भूलेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूची योजना जो कि एक प्रकार की मासिक धर्म स्वच्छता परियोजना है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके लिए कोई भी धनराशि आवंटित न किए जाने के कारण इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पाया, जिसे कब शुरू किया गया था? 2013 में, 13-14 में। हालांकि 2015-16 में इस योजना को पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने उठाने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। और इसका सीधा सा उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना। और कर्नाटक सरकार इस योजना पर 49 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा आयुष्मान भारत। प्रधानमंत्री जन योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने किस निकाय का गठन किया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ठीक है, ये इसको सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना भी कहा जाता है, जिसमें कि गरीब कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हमारा, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? चलिए हिंट देती हूँ, उसी राज्य में भारत का पहला रेल यूनिवर्सिटी है। अब बताइए कौन सा हो सकता है? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गुजरात। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो याद रखिएगा कहाँ पे हुआ है? गुजरात में। और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, वहीं पे इसको बनाया जाएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती मनाई गई? तो 23 सितंबर को इनकी जयंती मनाई गई। 1908 में इनका जन्म हुआ था और 23 सितंबर को, और 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हुआ था। ठीक। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1952 में भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ, तो रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया और वो बिहार से दिल्ली आ गए। दिनकर ओज के कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा जो है वो अत्यंत प्रभावपूर्ण, ओजस्वी और सरल थी। इनकी एक कृति है संस्कृत के 4 अध्याय, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण। अच्छा, रिसेंट का जो ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान है। आज के लिए सबको एक क्वेश्चन है, सबका आंसर देना है सबको। ठीक है, हर कोई कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा। ठीक, सारा क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दिनकर की जो प्रमुख कृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं? हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। अगला हमारा, नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हर्षप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 4 साल का प्रतिबंध लगता है। नाडा ने उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। नाडा एक नेशनल रूप में जो डोपिंग एजेंसी के लिए कार्य करती है, और वाडा जो वर्ल्ड वाइड डोपिंग का टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वाडा का काम डोपिंग का चेक करना है, और इसमें अंतिम फैसला जो है वो कौन करती है? वाडा ही करती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।